हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 16 जुलाई 2026। आइए पढ़ते हैं आज के न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस पढ़ते हैं कि पहला न्यूज़ द हिंदू से लिया गया है दोस्तों। इसके साथ ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी जो मेंस की दोनों के लिए लिया गया है। कि पहला न्यूज़ है कि एडिटोरियल से लिया गया है कि दोस्तों कि वैश्विक और आर्थिक मुद्दों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच इंटरनेशनल व्यापार संबंधित से लिया गया था एक्सपोर्ट गेन। जून महीने में भारत का डेटा व्यापार लिया गया। आइए पहला न्यूज़ क्या है कि वैश्विक उथल पुथल में स्थिरता, स्टडी इन टर्बुलेंस की सिलेबस लिंकेज है जीएस2 और अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है, द्विपक्षीय संबंध भारत के हित में है। आइए बात करते हैं मुख्य बातें क्या है कि वैश्विक अशांति वर्तमान वर्तमान समय में दुनिया भू राजनीतिक उथल पुथल या ग्लोबल टर्मोइल संबंधी से गुजर रही है और मजबूत साझेदारी इस संकट के बीच भारत रणनीति रूप महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत कर रहा है। समान हित चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलन करने, समुद्री सुरक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी सुनिश्चित करने और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन या सप्लाई चेन रेसिलियंस के लिए यह त्रिपक्षीय तालमेल अवश्य है। और एडिटोरियल 2 दूसरा एडिटोरियल का न्यूज है निर्यात में वृद्धि, एक्सपोर्ट गेन, सिलेबस लिंकेज जीएस3 और अर्थव्यवस्था से व्यापार विकास और विकास दर से लिया गया है। कि मुख्य बातें पढ़ते हैं कि सकारात्मक रुझान जून 2026 में हालिया व्यापारिक आंकड़े भारत के निर्यात क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि, एक्सपोर्ट गेन को दर्शाते हैं। वो आर्थिक स्थिरता वैश्विक आर्थिक सुस्ती के बावजूद भारतीय निर्यात ने जुझारूपन दिखाया है, जिससे देश की चालू खाता घाटे से को प्रतिबंध करने में मदद मिलेगी। चुनौतियां बढ़ती तेल की कीमतें और ऑयल कोनोड्रम और वैश्विक शिपिंग लागत मुद्रा चढ़ाव और अभी भी भारतीय व्यापार संतुलन के लिए एक बड़ा जोखिम बने हुए हैं। और अभ्यास के लिए पीटी के लिए अभ्यास क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आईपीईपी भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड समूह के सदस्य हैं। हाँ, सही है। दूसरा है कि दोनों देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू है। इसका आंसर दोनों हो जाएगा दोस्तों कि भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड सुरक्षा या संवाद की सक्रिय भागीदार है और दोनों देशों ने आर्थिक रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किया है। मुख्य परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस है कि या क्वेश्चन रिलेटेड आ भी सकता है कि बदलती वैश्विक भू राजनीतिक व्यवस्था या ग्लोबल टर्मोइल के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे साझेदार क्यों महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, चर्चा कीजिए। इसका उत्तर संरचना कैसे बनाएंगे कि जैसे इंडो में समकालीन वैश्विक संकटों या इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती मात्रा का उल्लेख करते हुए शुरुआत करना है। इसका पूरा आंसर राइटिंग नीचे दिया गया है दोस्तों। इसका और डिटेल्स पढ़ेंगे। इसका मॉडल देखना है कि मुख्य बॉडी में क्या लिखेंगे कि रणनीतिक महत्वपूर्ण है चीन के आक्रामक रवैये को संतुलित करना, समुद्री व्यापार मार्गों जैसे लेने और कम्युनिकेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, आर्थिक सहयोग, व्यापार विविधीकरण, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन और महत्वपूर्ण खनिजों क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति, बहुपक्षीय मंच क्वाड्स और आसियान नेतृत्व वाले तंत्रों में आपसी सहयोग। निष्कर्ष में भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखते हुए इन देशों के साथ रक्षा और प्रौद्योगिकी में जुड़े गहरे जुड़ाव का आवश्यकता है। तो इसका और डिटेल से पढ़ रहे हैं, इसका डिटेल से देख रहे हैं कि उसी का आंसर ये दोस्तों ये दिया गया है कि इसका आंसर दिया गया क्या। वर्तमान में यूक्रेन, रूस और मध्य पूर्व संकट जैसी वैश्विक उथल पुथल ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अस्थिर कर दिया है। इस बदलाव के बीच वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक केंद्रीय इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थानांतरित हो गया है और इस संवेदनशील क्षेत्र में शांति और स्थिरता और नेविगेशन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बनाए रखने के लिए भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे लोकतांत्रिक साझेदार अपरिहार्य होते जा रहे हैं। और मुख्य बातें क्या है, मुख्य बात रणनीतिक और सुरक्षात्मक मत, चीन का संतुलन, इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती आक्रामक और विस्तारवादी चुनौतियों जैसे दक्षिण चीन सागर में सैन्यीकरण और को नियंत्रित करने के लिए भारत का मजबूत क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता है। और समुद्री मार्गों की सुरक्षा, वैश्विक व्यापार के लिए की जीवन रेखा माने जाने वाले सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन SLOCS की सुरक्षा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। रक्षा सहयोग, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की मालाबार और नौसैनिक अभ्यास और लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते MLSA हिंद महासागर में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाते हैं। और आर्थिक सहयोग और आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन, सप्लाई चेन और रेसिलियंस, महत्वपूर्ण खनिज और क्रिटिकल मिनरल्स, हरित ऊर्जा और सेमीकंडक्टर क्रांति के लिए ऑस्ट्रेलिया लिथियम कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों या रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक विश्वसनीय स्रोत है जो भारत की चीन पर निर्भरता को कम करता है। व्यापार विविधीकरण, भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECT और न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय वार्ता को उद्देश्य व्यापारिक हितों की रक्षा करना और वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में भारत को स्थापित करना। बहुपक्षीय मंचों पर जुड़ाव, क्वाड्स की भूमिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड्स के सदस्य के रूप में एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक के दृष्टिकोण को साझा करते हैं। क्षेत्रीय मंच, आसियान नेतृत्व वाले तंत्रों या पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA में तीनों देश समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर मिलकर कार्य कर रहे हैं। निष्कर्ष से बदलती वैश्विक व्यवस्था में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अब भारत की विदेश नीति के परिधीय हिस्से नहीं बल्कि केंद्रीय स्थान में भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्ता और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अक्षुण्ण रखते हुए इन दोनों के साथ रक्षा
या उन्नत प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में अपनी जुड़ाव को गहरा करना चाहिए, ताकि इंडो पैसिफिक में एक बहुध्रुवीय और नियम आधारित व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। 16 जुलाई 2026 का ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिया गया है दोस्तों। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, उसके बाद आंसर राइटिंग देखेंगे कि भारत में पहला टॉपिक है, भारत में पशु मुक्त दवा परीक्षण, नॉन एनिमल्स ड्रग्स टेस्टिंग का बदलाव, कि भारत के पास पारंपरिक पशु परीक्षण एनिमल टेस्टिंग को छोड़कर आधुनिक पद्धतियों को अपनाने का एक बड़ा अवसर है। इस टॉपिक को GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जैव प्रौद्योगिकी से, स्वास्थ्य से जोड़ सकते हो। मुख्य बिंदु देखते हैं कि समस्या, वर्तमान में क्लिनिकल और परीक्षणों या फेज 1 ट्रायल में प्रवेश करने वाले केवल 10% 14% ड्रग उम्मीदवार हैं विनियामक मंजूरी प्राप्त कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण पारंपरिक पशु या मॉडल की सीमाएं हैं, जो मानव शरीर की प्रक्रिया का सटीक अनुमान लगाने में विफल रहते हैं। समाधान, नेम्स इसके विकल्प के रूप में न्यू अप्रोच या मेथोडोलॉजीज या नेम्स का उपयोग बढ़ रहा है। इसमें मानव सेल या आधारित मॉडल, ऑर्गन ऑन ए चिप्स और कंप्यूटर सिमुलेशन शामिल है। यह तकनीक दवाओं के विकास की उच्च लागत और देरी को कम करेगी और साथ ही पशु क्रूरता को भी समाप्त करेगी। विषय टॉपिक दूसरा है कि वैश्विक स्मार्टफोन उद्योग में ढांचागत मंदी, कि स्मार्टफोन बाजार या चिपसेट या कल पूर्जे की कमी के कारण एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस टॉपिक को GS3 IIT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड निर्माण क्षेत्र से है कि डेटा क्या है। काउंटर पॉइंट या रिसर्च के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2026 दूसरी तिमाही में वैश्विक स्मार्टफोन या शिपमेंट में 11% में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो 2013 के बाद सबसे निचला स्तर है। कारण है कि 2024 के अंत में शुरू चिप्स और कंपोनेंट की कमी, कंपोनेंट डिफिसिट अब एक मांग संकट या डिमांड क्राइसिस में बदल चुकी है। प्रभाव मोबाइल हार्डवेयर के निर्माण और मूल्य निर्धारण में बदलाव आ रहा है, और जिससे भारत जैसे उभरते बाजार में आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है। PT के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है, प्रीलिम्स के लिए MCQ, कि पहला कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में हाल ही में चर्चा में रहे ऑर्गन ऑन ए चिप्स और नेम्स तकनीकी का संबंध किससे है। तो ये आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया है अर्धचालक सेमीकंडक्टर चिप्स की घरेलू निर्माण, B दवाओं के परीक्षण के लिए पशु मुक्त आधुनिक पद्धतियों या नॉन एनिमल्स टेस्टिंग, ये B हो जाएगा आंसर दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। सीधे अगली पीढ़ी के या सुपर कंप्यूटर को विस्तार से गाड़ी समुद्र, इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। नेम्स या न्यू अप्रोच मेथोलॉजी और ऑर्गन ऑन ए चिप्स तकनीकी का उपयोग पारंपरिक पशु परिणाम के विकल्प के रूप में दवाओं के सटीक मानव प्रभाव को जांचने के लिए किया जा रहा है। दूसरा है कि मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, या एग्जाम में पूछ भी सकता है या इसको प्रैक्टिस के लिए भी है, कि पारंपरिक फार्मास्यूटिकल या अनुसंधान में पशु परीक्षण या एनिमल टेस्टिंग की सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। न्यू अप्रोच या मेथोडोलॉजीज भारत को वैश्विक दवा अनुसंधान में अग्रणी बना सकती है, इसका तार्किक मूल्यांकन कीजिए। इसका आंसर का फ्रेमिंग कैसे करना है, पहले भूमिका लिखना है। पारंपरिक विनियामक मंजूरी कम सफलता दर 10 से 14% जिक्र करते हुए, और सीमाएं पशुओं और मनुष्य के जीव विज्ञान और में अंतर और उच्च लागत या समय की बढ़ती बर्बादी, नैतिक मुद्दे या नेम्स की क्षमता, ऑर्गेनाइजर चिप्स के AI उपयोग करती है, मानव डेटा का पर्याप्त संधान की गति को तेज करना, और आगे की राह भारत को अपनी जैव प्रौद्योगिकी नीति और बुनियादी ढांचे को आधुनिक तकनीकी के अनुकूल अपग्रेड करने की आवश्यकता है। आइए इसका और डिटेल से एनालिसिस आंसर पढ़ते हैं उस क्वेश्चन का आंसर, कि वैश्विक दवा अनुसंधान और विनियामक मंजूरी रेगुलेटरी अप्रूवल की प्रक्रिया में पारंपरिक पशु परीक्षण एक महत्वपूर्ण चरण रहा है। हालांकि प्री क्लिनिकल परीक्षण में पास होने के बाद भी मानव क्लिनिकल या ट्रायल में दवाओं की सफलता दर मात्र 10 से 14% है। यह विफलता दर पारंपरिक दवा खोज मॉडल में सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। पशु परीक्षण एनिमल टेस्टिंग की सीमाएं, जैविक भिन्नता या बायोलॉजिकल मिसमैच, पशुओं और मनुष्यों की शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी और अनुवांशिकी जेनेटिक्स में गहरा अंतर होता है, और इस कारण पशुओं के पर सुरक्षित दिखने वाली दवाएं या अक्सर मनुष्यों पर ओपरवाही या विषैली या टॉक्सिक साबित होती है। समय और लागत की बर्बादी, पशु मॉडल विकसित करने और उनकी देखरेख करने और उन पर परीक्षण करने में कई साल लग जाते हैं, और इसके बावजूद सफलता की गारंटी न होने से अरबों डॉलर का निवेश बेकार चला जाता है। नैतिक और मानवीय चिंताएं, इथिकल इशू, प्रयोगशाला में मुक्त या पशुओं पर होने वाले पूर्व परीक्षणों और उनके जीवन के अधिकार को लेकर वैश्विक स्तर पर कड़ा विरोध और नैतिक दबाव बढ़ रहा है। न्यू अप्रोच मेथोडोलॉजीज NAMs की क्षमता, न्यू अप्रोच मेथोडोलॉजीज NAMs के तहत पशुओं के बजाय ऑर्गन ऑन ए चिप्स और 3D बायो प्रिंटिंग इन सिलिको या कंप्यूटर आधारित मॉडल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जैसे आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, और सटीक मानव डेटा, यह तकनीक सीधे मानव कोशिकाओं और ऊतकों या टिश्यू पर काम करती है, और इससे मनुष्यों पर दवाओं के वास्तविक प्रभाव का अधिक सटीक और विश्वसनीय डेटा मिलता है, और अनुसंधान में गति ये और इन सिलिकाओं या मॉडल के माध्यम से लाखों रासायनिक यौगिकों की स्क्रीनिंग कुछ ही दिनों में की जा सकती है, जिससे अनुसंधान की गति कई गुना बढ़ जाता है।
दवा निर्माण की लागत में कमी। भारत पहले से ही जेनेरिक दवा में वैश्विक केंद्र है। एनएएम को अपनाकर भारत अपनी अनुसंधान लागत को भारी रूप से कम कर रहा है और जिससे वो वैश्विक नवाचार इनोवेशन को नेतृत्व कर सकता है। और वैश्विक विनियामक संघ अमेरिका या एफडीए मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2022 यूरोपीय संघ द्वारा पशु परीक्षण की अनिवार्यता को धीरे धीरे समाप्त करने के बाद भारत के पास इन वैश्विक मानकों को अपनाकर दवा निर्यात बढ़ाने का सुनहरा मौका है। चुनौतियां। बुनियादी ढांचे की कमी। भारत में अभी भी एनएएमसी के लिए आवश्यक उच्च तकनीक प्रयोगशालाओं और विशेषकर मानव संसाधन की कमी है। विनियामक अनिश्चितता। भारत के औषधि महानियंत्रक या बीसीजीआई द्वारा इन नई पद्धतियों को पूरी तरह से विनियामक मंजूरी देने के लिए दिशा निर्देशों में अभी भी स्पष्टता की आवश्यकता है। आगे की राह। भारत को अपनी जैव प्रौद्योगिकी नीति और विनियामक ढांचे को इन आधुनिक तकनीकों के अनुकूल तेजी से अपग्रेड करना होगा। इसके लिए सरकार को शिक्षाविदों, फर्मों या उद्योगों और विनियामक निकायों के बीच सहयोग या पीपी मॉडल बढ़ाना चाहिए और साथ ही एनएएम्स के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष बजट आवंटित करना होगा ताकि भारत दुनिया की फार्मेसी के साथ साथ दुनिया का अनुसंधान केंद्र भी बन सके। द हिंदू से इकोनॉमिक्स से लिया गया है दोस्तों, द इंडियन इकोनॉमिक्स। प्रदेश के बारे में पहला टॉपिक है कि जून 2026 से व्यापारिक आंकड़े निर्यात में वृद्धि। एक्सपोर्ट गेन की भारत के वस्तु निर्यात मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में जून 2026 में 15.5% मजबूत वृद्धि दर्ज की गई थी। और इस टॉपिक को GS3 से भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापार निधि विकास दर से जोड़ सकते हो। इस सिलेबस से मुख्य बातें देखते हैं कि त्रैमासिक वृद्धि। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 की पहली तिमाही में कुछ वस्तु या निर्यात में 16% बढ़ोतरी हुई है और विविधीकरण का लाभ गैर पेट्रोलियम निर्यात नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट जून में 16.5% बढ़े हैं, जो यह दर्शाता है कि निर्यात में सुधार केवल महंगे तेल के कारण नहीं और पश्चिम एशिया संकट के बावजूद भारत निर्यातों में अन्य वैश्विक बाजारों में सफलतापूर्वक विस्तार किया है। और चिंता का विषय सेवा निर्यात या सर्विस एक्सपोर्ट की विकास दर जून में धीमी होकर केवल 2.9% रह गई थी। मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA भी अनंत नागेश्वरन ने चेतावनी दी है कि वैश्विक क्षमता केंद्रों GCCS की सफलता को लेकर हमें आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रास्फीति में उछाल। संदर्भ जून महीने में भारत की थोक मुद्रास्फीति होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन बढ़कर 9.87% की उच्च स्तर पर पहुंच गई है। और सिलेबस लिंक कर सकते GS3 से मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति और आर्थिक स्थिरता से मुख्य बातें पढ़ते हैं कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें या पश्चिम एशिया में अमेरिका ईरान संघर्ष के कारण खाद्य वस्तुओं की कमी में तेजी से उछाल के मुख्य कारण है। और आर्थिक प्रभाव। बढ़ती थोक मुद्रास्फीति से आने वाले महीनों में खुदरा मुद्रास्फीति CPI पर भी दबाव बढ़ेगा, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम हो सकती है। और विपक्षी दलों ने इसे चिंताजनक आर्थिक विफलता बताया है। भारत अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के किसानों ने प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार सौदे मुख्य व्यापार समझौता FTAs के विरोध में मोटरसाइकिल या रैलियां निकाली है। और इस टॉपिक को GS3 कृषि क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते किसानों के हित से जो सिलेबस से लिंक कर सकते हो। भारत अमेरिका प्रस्तावित समझौते के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन कि इसका मुख्य बातें क्या है कि चिंता है कि देश बचाओ मोर्चों के तहत किसानों का तर्क है कि अमेरिका से सस्ते कृषि उत्पादों की आयात की अनुमति देने से घरेलू कृषि बाजार और छोटे किसानों की आजीविका का बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आइए पता इसका क्या है कि इसका पीटी के लिए MCQ क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस देखेंगे दोस्तों और डिटेल से पढ़ेंगे आगे। इसका पहले पीटी प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि जून 2026 हालिया आर्थिक संकेतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के गैर पेट्रोलियम निर्यात में पेट्रोलियम निर्यात की तुलना में अधिक मौजूद वृद्धि दर्ज की गई है। जून 2026 में भारत थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 5% नीचे बनी हुई है। तो इसका आंसर केवल एक ही हो जाएगा, पहला ही सही है कि मुद्रास्फीति केवल 5% से नीचे नहीं, दूसरा गलत है। इसका आंसर केवल एक ही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं कि जून 2026 में गैर पेट्रोलियम निर्यात 16.5% की मजबूत वृद्धि हुई है। हालांकि ये कथन दूसरा गलत है क्योंकि जून में थोक मुद्रास्फीति WPI बढ़कर 9.87 की उस स्तर पर पहुंच गई थी। तो दूसरा थोक मुद्रास्फीति WPI बढ़कर कितना हो गया, वो 5% नहीं था दोस्तों, 9.87 से उस स्तर पर पहुंच गया था जून में WPI। आइए अगला क्या था कि अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस था कि वैश्विक भू राजनीतिक तनाव के बीच आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधानों के बावजूद भारत की वस्तु निर्यात के लचीलेपन का मूल्यांकन कीजिए। भारत में अपनी सेवा निर्यात सुस्ती को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। भूमिका क्या है, तिमाही में 16% की वृद्धि उल्लेख करते हुए शुरुआत करें और भागवान वस्तु निर्यात लचीलेपन निर्यातों को द्वारा बाजारों में विविधीकरण करना और गैर पेट्रोलियम उत्पादों की इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को वृद्धि के वैश्विक व्यवधानों के बावजूद मूल्यांकन में सुधार रेखांकित किया। भारत सेवा निर्यात की चुनौतियों के विकास दर 2.9% से आ जाना चिंताजनक है। और IT और GCC निर्भरता कम कर वित्तीय सेवा, पर्यटन और स्वास्थ्य, मेडिकल टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। निष्कर्ष एक अस्थायी आर्थिक विकास के निर्माण और सेवा दोनों के क्षेत्रों के बीच नियामक सुधारों और लॉजिस्टिक लागत को कम करने के संतुलन बनाना अनिवार्य है। फर्स्ट तिमाही भारतीय वित्तीय निर्बाध 16% की सुधरी दर्ज की गई और
जब लाल सागर संकट, यूक्रेन और पश्चिमी एशिया संकट, भू राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक आपूर्ति पूरी तरह प्रभावित हुई है, भारतीय अर्थव्यवस्था लचीले से बाहर झटके सहने की क्षमता प्रदर्शित की गई है। वस्तु निर्यात और लचीले वैश्विक प्रतिकूल के बावजूद वस्तु निर्यात लचीलेपन के पीछे प्रमुख कारक हैं। बाजारों में विविधीकरण, भारतीय निर्यातों पारंपरिक पश्चिमी बाजारों, अमेरिकी यूरोपीय संघ की निर्भरता कम करके अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व एशिया के नए उभरते बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाई है। गैर पेट्रोलियम में उछाल, इलेक्ट्रॉनिक्स, विशेषकर स्मार्टफोन, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल, नवीनीकरणीय ऊर्जा उपकरण के निर्यात में भारी वृद्धि दर्ज की गई है और मोबाइल विनिर्माण पीएलआई योजना ने इसे उत्प्रेरक का काम किया है। और कुल वॉल्यूम मात्रा में सुधार, वैकल्पिक माल ढुलाई में दरों में बढ़ोतरी और कंटेनर की कमी के बावजूद भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं की मात्रा वॉल्यूम में लगातार सुधार हुआ है, जो घरेलू उत्पादक की मजबूती को दर्शाती है। सेवा निर्यात की चुनौतियां और सुधार के उपाय कि दूसरी ओर भारत के सेवा निर्यात की विकास दर का गिरकर 2.9% पाया जाना एक गंभीर चिंता का विषय है। वर्तमान में यह क्षेत्र अत्यधिक संकेंद्रित है। इस सुस्ती को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। क्षेत्रीय विविधीकरण, वर्तमान सेवा निर्यात मुख्य रूप से आईटी सेवाएं और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी पर निर्भर है। भारत को अब वित्तीय सेवाओं या गिफ्ट सिटी के माध्यम से वैश्विक कानून सेवाओं और परामर्श और कंसल्टेंसी जैसे उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और पर्यटन और आतिथ्य टूरिज्म को बढ़ावा, बुनियादी ढांचे में सुधार या आसान वीजा प्रक्रिया और आक्रामक वैश्विक विपणन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। और चिकित्सा पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म में भारत की किफायती और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाकर हील इन इंडिया पहल को मजबूत करना चाहिए ताकि दक्षिण एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व मरीजों को आकर्षित किया जा सके। कौशल विकास, यही ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे अगली पीढ़ी तकनीकों के कार्यबल या अपस्किल करना अनिवार्य है ताकि आईटी सेवाओं की वैश्विक मांग को बदलाव का सामना किया जा सके। निष्कर्ष क्या है कि भारत दीर्घकाल अस्थायी आर्थिक वृद्धि के निर्माण या वस्तु और सेवाओं दोनों क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाना अनिवार्य है। इसके लिए सरकार को लॉजिस्टिक कॉस्ट को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के एकल अंक में लाना होगा और व्यापार सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए विनियामक सुधारों को गति देनी होगी। यह संतुलन ही भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर आगे की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को सुरक्षित करेगा। 16 जुलाई 2026 द हिंदू से लिया गया है कि ये पॉलिटिक्स लिया गया। दोस्तों आइए जानते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, 131वां संविधान संशोधन की आइए जानते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं कि विधेयक देश में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने की परिसीमन या के साथ एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया में परस्पर रखता है कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक क्या है चिंताएं क्या है कि विधि आयोग का उच्च स्तरीय समिति HCL के अनुसार एक साथ चुनाव चक्र शुरू करने के लिए कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ाना या कम करना होगा। अनुच्छेद 83 या संसद के सदनों की अवधि के अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभा की अवधि के प्रावधानों को प्रभावित करेगा। आवश्यक प्रस्ताव का जर्मन मॉडल, यदि कोई सरकार अपना बहुमत खो देती है तो संसदीय लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए समिति में जर्मनी की रचनात्मक व विश्वास प्रस्ताव कंस्ट्रक्टिव नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को अपनाने को सुझाव दिया है, जहां अविश्वास प्रस्तावों के साथ ही वैश्विक विकल्प सरकार का चुनाव अनिवार्य होता है। संघवाद पर प्रभाव, आलोचकों का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से राष्ट्रीय लहर के कारण क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है और राज्य विशिष्ट स्थानों के मुद्दों जैसे बाढ़ प्रबंधन, कृषि संकट आदि दब सकते हैं। दूसरा है टॉपिक है लद्दाख में सहायता पहाड़ी विकास परिषदों AHDC का गठन। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लद्दाख के सभी 7 जिलों के सहायता पहाड़ी विकास परिषद या AHDC गठन का प्रस्ताव दिया है, जिसका स्थानीय नागरिक संगठनों जैसे अपेक्स बॉडी ले या कारगिल डेमोक्रेसी एयरलाइंस द्वारा विरोध किया जा रहा है। और विकेंद्री बनाम प्रशासनिक ओवरलैप, स्थानीय संगठन विकेंद्री के खिलाफ नहीं बल्कि उनका विरोध तब तक प्रशासनिक शक्तियों को छोटी जिलों में बांटने के लिए जब तक कि अनुच्छेद 371 के तहत पूरी तरह लद्दाख के लिए प्रतिनिधि ढांचे पर केंद्रित के साथ बातचीत अंतिम रूप नहीं लेती। चिंताएं क्या 7 जिलों परिषदों या पंचायत राज संस्थानों या केंद्र शासित प्रदेशों या प्रशासन या भविष्य के अनुच्छेद 371 के निकाय के अस्तित्व से प्रशासनिक या उत्तरदायित्व या अकाउंटेबिलिटी की रेखाएं की धुंधली हो जाएंगी। इसे अधिकतम या सरकार न्यूनतम या समान या मैक्सिमम गवर्नेंस या मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नमेंट या मिनिमम गवर्नेंस के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। भारत के संविधान अनुच्छेद 83 और 172 क्रम से संसद के दोनों सदनों या राज्य विधानसभा की समान 5 वर्ष की अवधि का निर्धारित करते हैं कि, और दूसरा है कि जर्मनी के रचनात्मक और विश्वास प्रस्ताव मॉडल के तहत वर्तमान में सरकार को तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक के लिए प्रधानमंत्री के लिए सकारात्मक बहुमत न मिले। इसका आंसर क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन का ये दोनों आंसर हो जाएगा दोस्तों कि
दोनों कथन सही है। कार्यक्रम के सिंक्रोनाइजेशन के लिए अनुच्छेद के संशोधन आवश्यक होगा और बीच सरकार गिरने की स्थिति से निपटने के लिए जर्मन मॉडल पर विचार किया जा रहा है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कि मेंस के लिए है दोस्तों, कि इसका राज पॉलिटिक्स लिया गया कि वन नेशन वन इलेक्शन ढांचा भारत में बार बार होने वाले चुनावी ढांचों को कम करने के प्रयास करता है, परंतु यह भारतीय संघवाद या ताने बाने संसदीय लोकतंत्र की बुनियादी संरचना के समक्ष में चुनौतियों को भी कड़ी करता है। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसका ये मॉडल आंसर दिया गया है कि आइए इसके बारे में और सी मॉडल आंसर डिटेल से पढ़ते हैं कि सरकार द्वारा लोकसभा में राज्य विधानसभाओं के चुनाव का एक साथ कराने के लिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक की रूपरेखा विचार किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बार बार होने वाले चुनाव के कारण राजकोषीय बोझ को कम करना है और देश की निरंतर चुनावी मोड से निकलकर विकासोन्मुखी शासन की ओर ले जाना है। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में तर्क वित्तीय बचत बार बार चुनाव कराने से सरकारी खजाने और राजनीतिक दलों पर अत्यधिक वित्तीय बोझ पड़ता है। एक साथ चुनाव से इस भारी खर्च में कटौती होगी और नीतिगत निरंतरता आदर्श आचार संहिता MCC बार बार लागू होने से विकास कार्य और नीतिगत निर्णय रुक जाते हैं और वन नेशन वन इलेक्शन से प्रशासनिक गतिशीलता बनी रहेगी और प्रशासनिक दक्षता चुनाव के दौरान लाखों शिक्षकों या प्रशासनिक अधिकारों और सुरक्षा बलों को तैनात किया जाता है। इससे उनकी नियमित सेवाएं और कानून व्यवस्था प्रभावित होती है और काले धन पर रोक बार बार होने वाले चुनाव में बड़े पैमाने पर अवैध धन का प्रभाव होता है। वन नेशन वन इलेक्शन से इस पर कुछ हद तक अंकुश लग सकता है। संसदीय लोकतंत्र या संघवाद के समक्ष चुनौतियां संवैधानिक अड़चनें इसे लागू करने के लिए संसद और विधानसभाओं के कार्यकाल में संबंधित अनुच्छेद 83 या 85 या 172 और 174 में संशोधन करना होगा, जो बिना व्यापक राजनीतिक सहमति के कठिन है। संघवाद पर आघात भारतीय विभिन्नताओं का देश है। भारत का विभिन्नताओं का देश है और एक साथ चुनाव होने से राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय मुद्दे पर हावी हो सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व और प्रांतीय स्वयंता को ठेस पहुंच सकती है। और संसदीय लोकतंत्र की प्रकृति में विपरीत यदि केंद्र या किसी राज्य में सरकार समय से पहले गिर जाती है तो अविश्वास परस्पर या गठबंधन टूटने के कारण तो शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना या जबरन कार्यकाल बढ़ाना लोकतांत्रिक जनादेश की उल्लंघन होगा। और मतदाता व्यवहार समरूपीकरण अध्ययन से पता चलता है कि एक साथ चुनाव होने पर मतदाता और केंद्र राज्य दोनों जगह एक ही दल को चुनने की ओर प्रवृत्ति होते हैं, जिससे लोकतांत्रिक बहुलता प्रभावित हो सकती है। आगे की राह क्या है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा प्रशासनिक दृष्टि से आकर्षक हो सकती है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में लोकतांत्रिक मूल्यों की बलि नहीं दी जानी चाहिए। और चरणबद्ध क्रियान्वयन शुरुआत में इसे 2 चरणों में लागू किया जा सकता है, जैसे कुछ राज्यों में लोकसभा के साथ और शेष में 2.5 साल बाद। और आम सहमति का निर्माण सभी राज्यों और राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। और वैकल्पिक सुधार केवल चुनाव कैलेंडर बदलने की बजाय राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता इलेक्टोरल रिपोर्ट में चुनाव आयोग की स्वायत्तता को मजबूत करने और धन बल पर कड़ा नियंत्रण लगाने जैसे मूलभूत सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अगला न्यूज है द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, कि पहला है आर्टेमिस या लैंडिंग से चंद्रमा की प्राचीन बर्फ या दूषित होने का खतरा, नासा का उद्यम। क्या मुख्य बातें क्या देखते हैं कि डायमेंशन की चर्चा में क्यों है कि एक नए शोध के अनुसार नासा के आगामी आर्टेमिस या मिशन आर्टेमिस या प्रोग्राम के तहत होने वाली अंतरिक्ष यान की लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों वर्षों से सुरक्षित प्राचीन रासायनिक साक्ष्यों को नष्ट या दूषित या कॉन्टामिनेटेड कर सकती है। वैज्ञानिक चिंताएं कि चंद्रमा के ध्रुवों पर स्थित अस्थायी रूप से छायादार या क्रेटर या परमानेंटली या शेडो या क्रिएटर अत्यधिक ठंडे हैं, जो जहां बर्फ अरबों वर्षों से जमी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बर्फ में सौर मंडल के शुरुआती इतिहास के दौरान एस्टेरॉयड या धूमकेतु दवाओं द्वारा लाई गए प्रीबायोटिक्स या कार्बनिक अणु या प्रीबायोटिक्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर हो सकते हैं, जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के रहस्य खोल सकते हैं। पर वह क्या है कि चंद्रीय लैंडर से लूनर लैंडर से निकलने वाली गैस या एग्जॉस्ट गैस इन अछूत क्षेत्रों में फैलकर प्राचीन बर्फ के नमूनों को प्रदूषित कर सकती है, जिससे पृथ्वी के शुरुआती रासायनिक इतिहास का शुद्धीय रिकॉर्ड हमेशा के लिए धुंधला हो सकता है। मुद्दा 2 है गुजरात की नई डेटा सेंटर नीति 2026-29 और ग्रीन एआई। मुख्य बिंदु क्या है चर्चा में क्यों? गुजरात सरकार ने विकसित गुजरात डेटा सेंटर नीति 2026 से 29 की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य रुपये 6 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करना और 7.5 गीगावाट क्षमता का निर्माण करना। और तकनीकी महत्व ग्रीन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर यह नीति पारंपरिक डेटा सेंटरों के विपरीत ग्रीन एआई रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देती है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग मॉडल को प्रशिक्षित करने में अत्यधिक बिजली और पानी या कूलिंग के लिए आवश्यकता होती है। और नवीनीकरणीय ऊर्जा एकीकरण कार्बन फुटप्रिंटिंग को कम करने के लिए इन डेटा सेंटरों को 100% नवीनीकरणीय ऊर्जा और सौर पवन ऊर्जा से संचालित करने और उन्नत लिक्विड कूलिंग तकनीकों को अपनाने पर विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुद्दा 3 कि बोहर या सैटेलाइट या अंतरिक्ष बीटा वोल्टेक परमाणु ऊर्जा का परीक्षण
आइए पढ़ते हैं इसकी मुख्य बातें इसके बारे में कि तकनीकी परिचय। हाल ही में स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित बोर्ड बेटा वोल्टेक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी के सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहले ही नैनो ट्रिटियम या बीटा वोल्टेक के माइक्रो पावर या नैनो ट्रिटियम या बीटा वोल्टेक माइक्रो पावर तकनीकी का परीक्षण कर रहा है। और कार्यप्रणाली तकनीकी हाइड्रोजन की एक रेडियोधर्मी समस्थानिक ट्रिटियम में रेडियोधर्मी क्षय या रेडियो एक्टिव डीके के दौरान निकलने वाले बीटा कणों या बीटा पार्टिकल का उपयोग करके सीधे बिजली पैदा करती है। वो अंतरिक्ष मशीनों के लिए महत्व या नासा के पारंपरिक रेडियो आइसोटोप या थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटरों या आरटीजी जो प्लूटोनियम की गर्मी से बिजली बनाते हैं उसे भिन्न है। यह सूक्ष्म परमाणु बैटरी कि उन गहरे या अंतरिक्ष मशीनों या और चंद्रमा के स्थानों या छायादार या गर्तों या क्रिएटर्स में उपयोगी साबित होगी जहाँ सौर ऊर्जा सनलाइट की अनुपलब्धता होती है। पारंपरिक परीक्षा के लिए पीटी के लिए या प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हाल ही में चर्चा में रही बीटा वोल्टेक माइक्रो पावर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं कि पहला है कि तकनीकी हाइड्रोजन रेडियोधर्मी समस्थानिक आइसोटोप ट्रिटियम की क्षय से उत्पन्न बीटा कणों का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। दूसरा है अंतरिक्ष यान में उपयोग होने वाले पारंपरिक रेडियो आइसोटोप या थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर या आरटीजी की तरह थर्मल उसमें से सिद्धांतों पर भी कार्य करती हैं। इसका मुख्य लाभ यह है कि यह चंद्रमा के उन अस्थायी रूप से छायादार क्षेत्रों या परमानेंटली शेडो रीजन में भी काम कर सकती है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचती है। तो इसका आंसर 1 या 3 हो जाएगा कि दूसरा कथन गलत क्योंकि पारंपरिक आरटीजी प्लूटोनियम से निकलने वाली उष्मा या हीट की बिजली में बदलती है, जबकि बीटा वोल्टेक तकनीकी सीधे उत्सर्जित बीटा कणों को या कण विकिरण से विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती है, न कि थर्मल ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसका आंसर ये पहला दूसरा हो गया, पहला और तीसरा हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। यह जनरेटर की थर्मल उसमें विधान से कार्य नहीं करता है, ये थर्मल इसमें क्या बोला कि विद्युतीय प्रवाह उत्पन्न करती है, न कि थर्मल ऊर्जा। आए हैं मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही क्रांति की तीव्र प्रगति वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटरों की ऊर्जा और पर्यावरणीय लागतों को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी गई। इस संदर्भ में ग्रीन एआई अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो भारत को अपनी डिजिटल संप्रभुता बनाए रखते हुए सस्टेनेबल कंप्यूटिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर क्यों बढ़ना चाहिए, विश्लेषण कीजिए। भूमिका क्या है, इंट्रोडक्शन। एआई मॉडल जैसे एलएलएमएस या डेटा सेंटरों की बढ़ती संख्या के कारण बिजली और पानी की भारी खपत उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरुआत करें। ये मॉडल आंसर के रूप में दिया गया है। इसका आइए पढ़ते इसका और डिटेल से आंसर पढ़ते हैं कि वर्तमान में जनरेटिव या एआई जैसे एलएलएम में तेजी से बढ़ते हुए प्रसार डेटा या सेंटरों की मांग को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा दिया है। और वर्ष 2026 में जारी की गई गुजरात डेटा सेंटरों गति जैसे कदम स्पष्ट करते हुए भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहा है। और लेकिन इन सेंटरों द्वारा की जा रही बिजली और पानी की भारी खपत ने गंभीर पर्यावरण चिंताएं पैदा कर दी गई है। ऐसे में सस्टेनेबल कंप्यूटिंग की आवश्यकता अनिवार्य है। और ग्रीन एआई की अवधारणा, ग्रीन एआई के तात्पर्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के विकास परीक्षण, ट्रेनिंग और संचालन की उस प्रक्रिया से है जो कंप्यूटेशन क्षमता या कंप्यूटेशन इफिशिएंसी को प्राथमिकता देती है। और इसका मुख्य उद्देश्य एआई चक्र के दौरान होने वाले कार्बन उत्सर्जन, ऊर्जा की खपत और वित्तीय लागत को न्यूनतम करता है। और यह रेड एआई से विपरीत काम करता है जो केवल सटीकता या एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए भारी ऊर्जा और विशाल कंप्यूटिंग शक्ति का उपयोग करता है। ग्रीन एआई के कितने प्रकार है जानते हैं। ग्रीन एआई ऊर्जा कुशल एल्गोरिथम और कम कार्बनिक फुटप्रिंट। और तीसरा है कि संसाधनों की बिजली या पानी कि इसका देखते हैं ऊर्जा कुशल या एफिशिएंसी कोड एल्गोरिथम और लो कार्बन आउटपुट। इसका आइए पढ़ते इसके बारे में और से कि भारत के लिए सस्टेनेबल कंप्यूटिंग और डिजिटल संप्रभुता की आवश्यकता, पर्यावरणीय और ऊर्जा संकट, पारंपरिक डेटा सेंटर जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भर है। यह स्थिति भारत के नेट जीरो 2070 के लक्ष्य और जलवायु प्रतिबद्धता के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। संसाधन जलों का गंभीर संकट, डेटा सेंटरों को ठंडा रखने के लिए कूलिंग के लिए प्रतिदिन लाखों लीटर ताजे पानी की आवश्यकता होती है। भारत जैसे जल तनाव वाटर स्टेट वाले देश के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। रणनीति स्वायत्ता और डिजिटल संप्रभुता, संयुक्त राष्ट्र यूएन की हालिया वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार यदि भारत के पास अपने पर्यावरण अनुकूलन और संप्रभु सुपर कंप्यूटिंग हब नहीं होंगे तो देश को अपने डेटा प्रोसेसिंग के लिए विदेश बिग टेक या कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इससे डेटा सुरक्षा और रणनीति स्वायत्ता खतरे में पड़ सकती है। और अस्थायी स्थिरता या भविष्य में वैश्विक असर पर लगने लगने वाले कार्बन टैक्स जैसे CBAM से स्वदेशी यही और डिजिटल उद्योग को बचाने के लिए अभी से ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाने की जरूरत है। आगे की राह क्या है, हरित ऊर्जा या ग्रिड से जुड़ा डेटा सेंटरों को अनिवार्य रूप से पवन या परमाणु ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों या कैप्टिव रिन्यूएबल पावर से जोड़ा जाना चाहिए। और उन्नत कूलिंग तकनीकी, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए पारंपरिक एयर कंडीशनिंग स्थान पर लिंकिंग या
इमर्सल या कूलिंग या लिक्विड इमर्सल या कूलिंग को अनिवार्य किया जाए और कुशल एल्गोरिथम का विकास अनुसंधानों का ऐसे हल्के और अनुकूलित एआई मॉडल जैसे स्मॉल लैंग्वेज मॉडल से SLMS बनाने चाहिए जो कम कंप्यूटिंग शक्ति पर भी सटीक परिणाम दे सके। और नीतिगत प्रोत्साहन सरकार को ग्रीन कंप्यूटिंग अपनाने वाले स्टार्टअप और डेटा सेंटरों को टैक्स छूट और ग्रीन क्रेडिट जैसे नीतिगत प्रोत्साहन देने चाहिए। और निष्कर्ष, भारत को अपने डिजिटल संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने और एआई क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तकनीकी प्रगति और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना होगा। और ग्रीन एआई को अपना भारत ने न केवल वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार डिजिटल महाशक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि आने वाले मदद से विकास लक्ष्यों को भी, सस्टेनेबल लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकेगा। आइए पढ़ते हैं, अगला मुद्दा है कि जून 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति की 4.38% पहुंच गई है और आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति MPC के समक्ष की मुख्य बातें क्या हैं कि चर्चा में क्यों भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जून 2026 में बढ़कर 4.38%, मई में 3.93% थी पहुंच गई। पिछले 17 महीनों में यह पहली बार जब महंगाई दर ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 4% की माध्यम अवधि को लक्ष्य को पार किया है। कि महंगाई के पीछे के कारण क्या है? कमजोर मानसून। इस साल जून तक देश में वर्षा समान से 19.3% कम रही है, जिससे खरीफ फसलों और खरीफ स्वयं की बुनाई में 16% गिरावट आई है। उससे खाद्यान्न और कीमतों फूड प्राइसेस में अनिश्चितता पैदा हो गई है और परिवहन लागत। मई के मध्य में तेल कंपनियों के द्वारा बढ़ाए गए ईंधन के दामों को पूरा असर परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन और रेस्तरां क्षेत्र पर दिखने लगा है। और वैश्विक कच्चे तेल में उछाल। पिछले 5 दिनों में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों 7.5% बढ़कर फिर से ऊपर जा रहे हैं और इससे केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों या रेपो रेट में कटौती किए जाने की संभावना कम हो गई है। तीसरा है कि भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच 5,400 करोड़ लगभग $60 मिलियन की ग्रीन टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन। आए पढ़ते हैं कि भारत और EU व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल में तीसरी बैठक के बाद दोनों पक्षों में $60 मिलियन लगभग 5,400 करोड़ रुपए की संयुक्त निवेशी अनुसंधान साझेदारी की समीक्षा की गई। सहयोग के मुख्य क्षेत्र इस बड़े फंड का उपयोग कृषि और औद्योगिक कचरे में नवीकरणीय रिन्यूएबल हाइड्रोजन उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, EV बैटरी की रिसाइकलिंग करके दुर्लभ और महत्वपूर्ण खनिजों क्रिटिकल मिनरल्स को निकालने तथा समुद्री प्रदूषण की निगरानी के लिए एआई संचालित प्रणालियों को विकसित करने में किया जाएगा। यह भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला रेसिलिएंट सप्लाई चेन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद करेगा। PT के लिए क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में समय समय पर लगाए जाने वाले विंडफॉल टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कि पहला है कि या किसी उद्योग या कंपनी के बिना किसी अतिरिक्त निवेश या प्रयास में बाहरी परिस्थितियों जैसे वैश्विक संकट के कारण होने वाले अप्रत्याशित और उदाहरण मुनाफे पर लगाया जाता है। और भारत में तेल और गैस विनिर्माण क्षेत्रों की कंपनियों पर इसे लागू करने का मुख्य उद्देश्य घरेलू बाजार में आपूर्ति सुनिश्चित करना और राजकोषीय घाटे में नियंत्रित करना। इसका आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा दोस्तों कि डिफॉल्ट टैक्स एक प्रकार का अप्रत्याशित कर है जिसे आंतरिक उपभोक्ता स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरा नहीं होगा। इसका व्याख्या पढ़ते हैं कि पहला दूसरा सही है। विंडफॉल या टैक्स कंपनियां के अत्यधिक और अप्रत्याशित मुनाफे पर लगाया जाता है ताकि घरेलू मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके और आपूर्ति बनी रहे। कथन तीसरा गलत है क्योंकि यह कंपनियां के असाधारण लाभ लाने वाला एक प्रकार का अप्रत्याशित या कॉर्पोरेट प्राकृतिक उदाहरण होता है। पढ़ते हैं अगला है कि इकोनॉमिक्स से लिया गया है कि दोस्तों पर यह क्वेश्चन है, ये जनसत्ता से लिया गया है कि भू राजनीतिक अनिश्चितता, मौसम संबंधी अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन के दोहरे झटके वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक प्रबंधन को सक्षम दुविधा उत्पन्न कर रहे हैं। हाल ही में खुदरा मुद्रास्फीति CPI वैश्विक तेल संकटों आंकड़ों को आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इस क्वेश्चन के बारे में हमें डिटेल से एनालिसिस कर लिया है दोस्तों, ये दोबारा से रिपीट हो गया है कि इस क्वेश्चन के बारे में दोबारा से पढ़ लिया है। आइए पढ़ते आगे। पर्यावरण से लिया गया है अगला क्वेश्चन के दोस्तों कि भारत के इन्वायरमेंट इकोलॉजी से लिया गया है कि भारत के बड़े शहरों में रात के बढ़ते तापमान से नींद का संकट, ग्लोबल वार्मिंग का नया प्रभाव। आए पढ़ते हैं मुख्य बातें चर्चा में क्यों है कि हाल ही में जारी एक जलवायु वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, पुणे में रहने वाले लोग उच्च रात्रिकालीन तापमान है नाइट टेम्परेचर के कारण हर साल औसत 65 से 93 घंटे की नींद खो रहे हैं। और शहरी तापमान या द्वितीय प्रभाव अर्बन हीट आइसलैंड UHI दिन के समय कंक्रीट की इमारतें और डैमर या एस्फाल्ट की सड़कें गर्मी को सोख लेती है, लेकिन रात में जब इसका गर्मी को अंतरिक्ष में वापस विकिरण या रेडिएंट होना चाहिए तब ग्रीन हाउस गैस और शहरी प्रदूषण के कारण यह निचली वायुमंडलीय में ही फंस जाती है और इसके परिणाम स्वरूप रात का तापमान सामान्य से काफ़ी अधिक बना रहता है। परिस्थिति और मानव या स्वास्थ्य पर प्रभाव। यह अध्ययन दर्शाता है कि ग्लोबल वार्मिंग केवल ग्लेशियरों के पिघलने या
या समुद्र के बढ़ते जलस्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तो मानव के दैनिक जीवन या मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी को सीधे प्रभावित कर रही है। दूसरा है कि गिर जंगलों में इंडियन हॉर्नबिल की सफल वापसी। आए पति मुख्य बातें पढ़ते हैं कि चर्चा में क्यों गुजरात के जंगलों में गिर फॉरेस्ट 1950-1960 में दशक में पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। इंडियन हॉर्नबिल या ओसी सेवरो बेरोस्ट्रेट्स को सरकार के एक पुनर्स्थान कार्यक्रम के तहत सफलतापूर्वक पुनर्स्थान या इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और हाल ही में इन पक्षियों में वन जीव अभ्यारण्य में अपने नए क्षेत्र में स्थापित कर बच्चों को पुनः जन्म दिया है। और पक्षियों की अनूठी या प्रजनन विशेषताएं नर और मादा हॉर्नबिल घोंसले के निर्माण के लिए पेड़ के या कोटर या ट्री कैविटी का उपयोग करते हैं और अंडे देने के बाद वह मादा खुद को कोटर के भीतर बंद कर लेती है और कीचड़ व मलमूत्र से प्रवेश द्वारों को सील कर देती है और जिसे वे केवल एक छोटी सी दरार छोड़ी जाती है ताकि नर उसे भोजन दे सके। परिस्थिति या महत्व क्या है? हॉर्नबिल को जंगली का किसान या फार्मर्स ऑफ फॉरेस्ट का कहा जाता है क्योंकि ये बड़े बीजों को फैलाने और सीड डिस्पर्सल में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिससे वनों को प्राकृतिक पुनरुत्पादन होता है। आए पते हैं कि संरक्षण स्थिति क्या है? कंजर्वेशन स्टेटस IUCN रेड लिस्ट में संकट मुक्ति या लेटेस्ट कंसर्न LC या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972 अनुसूची है। तीसरा है भारत ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम समझौता स्वच्छ ऊर्जा नेट जीरो 2070 का अगला चरण। आए पते इसके बारे में चर्चा में क्यों है कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसे यूरेनियम की नई खेप भारत पहुंची है, जो दोनों देशों के बीच नए नागरिक परमाणु सहयोग समझौते का हिस्सा है। पर्यावरणीय महत्व 2070 से नेट जीरो से इसके बारे में हमने पढ़ लिया दोस्तों, इसके बारे में पढ़ लिया, ये रिपीट हो गया दोस्तों, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। आइए आगे पढ़ते हैं। अगला लिया गया है कि पर्यावरण से लिया गया है कि दोस्तों कि शहरी ताप या द्वीप या अर्बन हीट्स, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। शहरी ताप किस तरह से कि जो कंक्रीट युक्त होते हैं, जो शहर में कंक्रीट युक्त होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि दिन में तो उष्मा अवशोषित करने के लिए रात में जब भी उष्मा छोड़ते हैं तो वो क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस का उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण शहरी क्षेत्र में और तापमान बढ़ जाते हैं। इसके बारे में पढ़ने के शहरी धूप, इसमें क्या बोलेंगे थोड़ा पढ़ लेते हैं कि मुख्य बातें। महानगरों में शहरी ताप धूप या प्रभाव के कारण रात्रि समय में तापमान भारी वृद्धि देखी गई। परिघटनाओं के कारण नागरिकों की नींद घट जाती है, जिसमें 65 से 38 घंटे का नींद कम हो रही है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। नागरिकों की उत्पादकता और स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या है कि स्वास्थ्य पर प्रभाव की अनिद्रा या मानसिक तनाव या रात्रिकालीन उच्च ताप के कारण नींद का अभाव या स्लीप डिप्राइवेशन बढ़ रहा है, जिससे मानसिक अवसाद या चिड़चिड़ापन पनप रही है। और शारीरिक बीमारी हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन और हृदय संबंधी बीमारियां या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। और वुलनरेबल आबादी, बुजुर्ग और बच्चे इससे सबसे अधिक प्रभावित है। और सामाजिक आर्थिक उत्पादक पर कार्य क्षमता गिरावट, नींद पूरी न होने से अत्यधिक गर्मी के कारण श्रमिकों और कामकाजी आबादी दैनिक उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी घट रही है। वो आर्थिक विषाक्त अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिक और झुग्गी झोपड़ी स्लम में रहने वाले लोग जितने पास कूलिंग के साधन नहीं है तो इस संकट का सबसे पहला बड़ा शिकार बनते हैं। ऊर्जा का दुष्प्रभाव गर्मी से बढ़ने से AC का उपयोग बढ़ता है, जिससे बिजली का खपत और कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है। यह प्रक्रिया UHI को अधिक तीव्र कर देती है। समन क्या है? मिटिगेशन उपाय सतत शहरी नियोजन या शहरों में माइक्रो क्लाइमेट को सुधारने के लिए मियावाकी वनीकरण या तकनीकों को अपनाकर शहरी जंगल को विकसित किए जाएं। और साथ ही जल भराव रोकने और शीतलन के लिए स्पंजन या सिटी स्पॉइंग की सिटी की अवधारणा लागू हो। कूलिंग रूफ या पॉलिसी कूलिंग रफ पॉलिसी तेलंगाना की तर्ज पर सभी महानगरों में छतों पर उच्च परावर्तक रिफ्लेक्टिव पेंट लगाना या ग्रीन रूफ छतों पर पौधे लगाना अनिवार्य किया जाए। और सतत परिवहन सस्टेनेबल मोबिलिटी सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ किया जाए और इलेक्ट्रिक वाहनों ABS को बढ़ावा दिया जाए ताकि वाहनों से निकलने वाले हीट प्रदूषण कम हो। और ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर शहरी विकास योजना में पार्कों या ग्रीन या पारंपरिक जलाशय या झीलों या ब्लू के पुनरुद्धारों को प्राथमिकता दी जाए। निष्कर्ष, शहरी ताप या द्वीप प्रभाव या भारत के टिकाऊ विकास लक्ष्यों विशेषकर SDG 11 साधारणीय शहर या समुद्र के मार्ग में एक बड़ी चुनौती है। और समय की मांग है कि पारंपरिक ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर कंक्रीट के स्थान पर प्रकृति आधारित समाधान नेचुरल बेस्ड सोल्यूशन को मुख्यधारा के शहरी नियोजन में शामिल किया जाए। दोस्तों, कंक्रीट युक्त नहीं किया जाए, उससे बहुत हमारे कंक्रीट युक्त क्या होते हैं, कंक्रीट युक्त स्थान पर जब भी हमारे क्या होते हैं कि जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होते हैं दोस्तों, जहाँ हर जगह कंक्रीट युक्त छतें हो जाएंगे तो जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होंगे, ऐसे और अंडरग्राउंड वाटर की कमी हो जाएंगे इसलिए बोला गया है कि इसमें कि कंक्रीट के स्थान पर प्राकृतिक आधारित समाधानों या नेचुरल बेस्ड सोल्यूशन के मुख्य धारणों के शहरी नियोजन में शामिल किया जाए ताकि हमारे महानगर में रहने वाले योग्य आर्थिक रूप से उत्पादक बने रहें। अगला है दोस्तों कि साइंस टैक्स लिया गया कि सेमीकंडक्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए गया मेंस के लिए सेमीकंडक्टर उद्योगों में आत्मनिर्भरता केवल एक आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि एक भारत की एक रणनीति और तकनीकी संप्रभुता के लिए अनिवार्य है। इस क्षेत्र में सरकार की नीतिगत
की हस्तक्षेपों की चर्चा करते हुए भारत समक्ष मौजूद प्रमुख प्रशासनिक व बुनियादी ढांचा को चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। आइए पढ़ते इसकी भूमिका के बारे में पढ़ते हैं कि पहला है सेमीकंडक्टर चिप्स आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था के मस्तिष्क स्मार्टफोन से लेकर रक्षा प्रणाली तक हर क्षेत्र में इस पर निर्भर है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसे भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए केवल आर्थिक लाभ का सौदा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और तकनीकी संप्रभुता, टेक्नोलॉजी सोवरेनिटी सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। सरकार के लिए प्रमुख रणनीतिगत हस्तक्षेप। भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM इस क्षेत्र में दीर्घकालिक रणनीतियों को लागू करने के लिए एक समर्पित विशेषज्ञ प्रभाग्य स्थापना की गई है। संशोधन या सेमी कोल इंडिया कार्यक्रम, इसके तहत सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब्स स्थापित करने के लिए परियोजनाओं लागत लगभग 50% वित्तीय प्रोत्साहन या फिजिकल सपोर्ट दिया जा रहा है। और PLI या DLI योजना, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन या PLI और डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन DLI योजना के जरिए घरेलू चिप्स डिजाइन और विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वैश्विक साझेदारी, क्वार्ट्स और भारत अमेरिका या इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET के तहत आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जा रहा है। और प्रमुख चुनौतियां, बुनियादी ढांचागत चुनौतियां, क्या अत्यधिक पूंजी गहन पूंजी कैपिटल इंसेंटिव। एक अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने से 5 से 10 बिलियन डॉलर का खर्च आता है, जिसे लंबा जेस्टेशन या पीरियड से लाभ मिलने में समय लगता है। अबाधित संसाधन आपूर्ति, विनिर्माण के लिए 24 में से 7 घंटा बिजली निर्धारण आपूर्ति और लाखों गैलन अति शुद्ध पानी या अल्ट्रा प्योर वाटर की आवश्यकता होती है, जो भारत के कई हिस्सों में एक बड़ी चुनौती है। सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, कच्चे माल जैसे विशेष गैस, दुर्लभ मृदा तत्व के लिए आयात पर निर्भरता और कमजोर लॉजिस्टिक नेटवर्क देरी का कारण बनते हैं। कि प्रशासनिक चुनौतियां, एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज क्या है कि जटिल नियामक प्रक्रिया, भूमि आधारित पर्यावरण मंजूरी, एकल खिड़की या सिंगल विंडो प्रणाली को पूरी तरह प्रभाव न होना विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित करता है। कुशल कार्य बल क्या है, स्किल गैप क्या है। भारत में चिप्स डिजाइनों की संख्या अच्छी है, लेकिन फैब्रिकेशन यानी विनिर्माण संयंत्रों को चलाने के लिए उच्च तकनीकी कौशल वाले या फैब इंजीनियरिंग की भारी कमी है। और नीतिगत निरंतरता, सेमीकंडक्टर उद्योग को दर्शकों तक स्थिर नीतियों, कर व्यवस्था की आवश्यकता होती है। और राजनीतिक या प्रशासनिक बदलाव से नीतियों में अस्थिरता का डर रहता है। आगे की राय क्या है कि भारत को केवल विनिर्माण या फैब्रिकेशन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय चिप असेंबली या टेस्टिंग या मार्केटिंग और या पैकेजिंग या ATMP और डिजाइनिंग में अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। और राज्यों को बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं प्राथमिकता पर देनी चाहिए। और साथ ही IT और विश्वविद्यालयों के सहयोग से एक फैब रेडी या वर्क फोर्स तैयार करना होगा, ताकि भारत इस रणनीति दौर में अपनी तकनीकी संप्रभुता कायम रख सकेंगे। PT या प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर की प्रक्रिया के संदर्भ में कि सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण में मुख्य कच्चे माल के रूप में गैलियम आर्सेनाइड और अत्यधिक शुद्ध सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। कि दूसरा है कि यह प्रक्रिया अल्ट्रा प्योर वाटर की विशाल मात्रा की आवश्यकता होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसके आंसर दोनों हो जाएगा। गैलियम ऑर्गेनाइज प्रमुख सेमीकंडक्टर सामग्रियां हैं और चिप निर्माण के वेफर वॉशिंग प्रक्रिया के लिए रसायनों के साफ करने के लाखों लीटर अति शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है। थैंक यू दोस्तों, आज तक इतना ही।